और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आपसे उनका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक को कवर करने वाले हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री की जो बुक है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। चैप्टर वाइज हम लोग चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और ये जो क्लास होने वाली है ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस होने वाली है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आजकल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उन सभी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं। और आज की जो हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, आज से हम लोग हिस्ट्री की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और ये जो क्लास होगी पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर बेस होगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक तरफ से हम लोग चीज़ों को पढ़ने का काम करेंगे और जितनी चीज़ें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया जो शब्द है, ठीक है, इंडिया जो शब्द है, तो ये इंडिया शब्द क्या हो रहा है, तो जो ये इंडिया शब्द है ये इंडस से निकल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो इंडिया शब्द जो है ये इंडस से निकल रहा है। और इंडस जो है तो ये संस्कृत में सिंधु को कहते हैं। याद रखिएगा क्या करते हैं, तो सिंधु को कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में जो सिंधु है तो सिंधु को क्या करते हैं, इंडस कहते हैं। आप पढ़ोगे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसको क्या करते हैं, तो उसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस क्या होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या करते हैं, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेशों को इंडिया का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ईरानियों और यूनानियों ने, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी हैं और जो यूनानी हैं, उन्होंने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए क्या किया है, इंडिया शब्द का प्रयोग किया। तो ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप कहोगे ईरानियों ने किया, और किसने, और यूनानियों ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारत नाम का जो उल्लेख है, भारत नाम का जो उल्लेख है ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत नाम का जो उल्लेख है ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो वो किया है ईरानियों और यूनानियों ने। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे अतीत की जानकारी। तो देखो अतीत की जानकारी अगर हम लोग बात करेंगे, अतीत मतलब जो बीता हुआ समय है, जो भूत में जो पिछला समय जो है, जो बीत गया समय है। तो अतीत के विषय में हमको जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है, तो देखो 3 स्रोत होते हैं अतीत के विषय में जानकारी प्राप्त करने के। 3 स्रोत हो सकते हैं। 3 स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो ये हो सकता है पुरातात्विक शास्त्र, ठीक है। क्या होता है, एक तो होता है पुरातात्विक साक्ष्य होता है। पुरातात्विक मतलब जैसे खुदाई में जो आपको सिक्के मिलते हैं, पूरा जो आपको खुदाई में जो सिक्के मिल रहे हैं या फिर जो शिलालेख मिल रहे हैं, प्राचीन भवन मिल रहे हैं, स्मारक मिल रहे हैं, जो कुछ भी मिल रहा है तो उनसे जो जानकारियाँ मिल रही हैं वो आपके पुरातात्विक स्रोत होते हैं। दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत आता है, जो प्राचीन काल में जो किताबें लिखी गई हैं, जैसे हर्षवर्धन ने कुछ किताबें लिखी, जैसे बाणभट्ट ने कुछ किताबें लिखी हैं, जैसे कौटिल्य ने कुछ किताबें लिखी हैं, जैसे पतंजलि ने कुछ किताबें लिखी हैं। तो प्राचीन काल में जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें प्राप्त हो रही हैं उनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब साहित्यिक स्रोत में आते हैं। और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है विदेशी यात्रियों के विवरण। भारत में जो समय समय पर जो विदेशी यात्री आए हैं तो उनके द्वारा जो जानकारियाँ मिलती हैं उससे भी हमें जो अतीत के विषय में जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में जो है, फिर कहेंगे बीते समय में लोगों का जन जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कौन था, कैसा था। तो इन सब के विषय में हम लोगों को, अतीत के विषय में हम लोगों को 3 जो है तरीकों से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक में जैसे शिलालेख हो गए, जैसे अशोक के शिलालेख मिलते हैं तो उससे बहुत सारी हमको जानकारियाँ मिलती हैं। शिलालेख हो गए, भवन हो गए, स्मारक हो गए, ठीक है, तो सिक्के हो गए, तो इससे हम लोगों को जो जानकारियाँ मिलती हैं वो पुरातात्विक स्रोत में जाती हैं। दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो प्राचीन काल में जो किताबें लिखी गई तो उन किताबों से जो जानकारियाँ मिलती हैं वो साहित्यिक स्रोत होता है।
और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। जो विदेशी यात्री आए हैं उनके जो यात्रा वृत्तांत हैं, उनके जो विवरण हैं, उनसे जो हमको जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अतीत के विषय में जान सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर बात करेंगे पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट की। यहाँ से डायरेक्ट आपके सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है। तो देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में कागज तो होता नहीं था, तो लोग लिखेंगे कहाँ पर। ठीक है, कागज का आविष्कार तो चाइना में होगा और वो भी काफ़ी बाद में होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय लोगों के पास कागज नहीं था लिखने के लिए, तो लोग लिखेंगे कैसे। तो याद रखिएगा प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो लोग जो है वो ताड़ के पत्रों पर लिखने का काम करते थे, या फिर हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से एक विशेष रूप से भोजपत्र को तैयार किया जाता था और उस भोजपत्र पर लिखने का काम किया जाता था। ठीक है, और जो इन ताड़ के वृक्षों पर, ठीक है, ताड़ पत्रों पर, या फिर अगर हम लोग बात करें भुर्ज नामक वृक्ष की जो छाल से जो विशेष रूप से तैयार भोजपत्र हो रहा है, तो इस पर जो लिखा जाता था उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। क्लियर है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या कहेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग किसको कहेंगे, पांडुलिपि किसको कहेंगे। तो प्राचीन काल में मानो ताड़ पत्रों पर या फिर भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष रूप से तैयार जो भोजपत्र होता था उस पर मानो जो कुछ भी लिखता था वो क्या होती थी, वो पांडुलिपियाँ कहलाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती थी। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ आपसे डायरेक्ट पूछा गया कि प्राचीन काल में मानव कहाँ पर लिखता था, तो आप कहोगे ताड़ पत्रों पर लिखता था या फिर भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से जो विशेष रूप से तैयार भोजपत्र होता था उस पर लिखने का काम करता था। ठीक। तीसरी चीज, जो ये भुर्ज नामक वृक्ष है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया। तो भुर्ज नामक वृक्ष आपको कहाँ पर, तो ये हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो भुर्ज नामक वृक्ष जो है हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेगा और इसी की छाल से एक विशेष रूप से तैयार भोजपत्र होता था और इस भोजपत्र पर लिखने का काम किया जाता था या फिर ताड़ पत्रों पर लिखने का काम किया जाता था। और जो कुछ भी लिखा जाता था ना वो क्या होती थी, वो पांडुलिपियाँ होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट होता था। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, जो ये पांडुलिपियाँ होती थी, जो ये पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, तो इनको हम लोग सुरक्षित कहाँ पर रखते थे, तो इनको हम लोग मंदिरों में या फिर उस समय के जो बौद्ध विहार हुआ करते थे तो वहाँ पर इन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, मंदिरों में या फिर जो बौद्ध विहार होते थे तो वहाँ पर हम लोग इन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने का काम करते थे। ठीक है, और इन पांडुलिपियों से क्या होता है, इन पांडुलिपियों से अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें प्राचीन काल की धार्मिक मान्यताओं के विषय में, ठीक है, व्यवहारों के विषय में, राजाओं के जनजीवन, ठीक है, सामान्य जीवन, औषधियों तथा ज्ञान विज्ञान आदि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जो ये पांडुलिपियाँ होती थी ना, इससे हमें क्या होता है, इससे हमें अतीत के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि जीवन के बारे में जानकारी मिलती थी, राजाओं के विषय में जानकारी मिलती थी, औषधियों के विषय में जानकारी मिलती थी। मतलब बहुत सारी जानकारियाँ इन पांडुलिपियों से हमको प्राप्त होती थी। ठीक है, याद रखेंगे। याद रखेंगे जो पांडुलिपियाँ हैं इनको कहाँ पर सुरक्षित रखा जाता था, तो इनको मंदिरों में और विहारों में सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए जो कि आपसे कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। प्राचीन काल में जो सामान्य लोग होते थे उनके द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो आप कहोगे प्राकृत भाषा का। ठीक है, कौन सी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्या हो रहा है, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है वो आम लोग करते थे, जो सामान्य लोग होते थे, सामान्य लोग बोलचाल की भाषा में प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अभिलेखों की, इंस्क्रिप्शन की। अभी तक हम लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर ली। मैन्युस्क्रिप्ट जो हो रहा था ये आपको ताड़पत्रों पर या फिर भोजपत्रों पर देखने को मिल रहा था। ठीक है, और उससे हमको जानकारियाँ मिल रही थी। अब हम लोग इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे, अभिलेखों की बात करेंगे। अभिलेख क्या होते हैं, देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो क्या होती हैं, जो पत्थरों पर लिखी जाती हैं, शिलालेखों पर लिखी जाती हैं या फिर बर्तनों पर, धातुओं पर लिखी जाती हैं। तो उनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं या फिर उन पर जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो इंस्क्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, इंस्क्रिप्शन कहलाती है। जैसे अशोक के हमें बड़ी संख्या में शिलालेख मिलते हैं, अशोक ने बहुत सारी चीज़ों को पत्थरों पर, शिलालेखों पर लिखवाने का काम किया है। तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन होंगी, अभिलेख होंगी, याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा किसी धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जा रहे हैं, लिखाए जा रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो पत्थरों पर या फिर धातुओं पर जो चीज़ें लिखने का काम हो रही है वो क्या हो रही है, वो आपकी इंस्क्रिप्शन कहलाएगी। और जो ताड़ पत्रों पर, भोज पत्रों पर लिखने का काम हो रही है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट कहलाएंगी, पांडुलिपि लिखा कहलाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
शासक तथा अन्य लोग, ठीक है, शासक तथा अन्य लोग जो है वो अपने आदेशों को इसी तरीके से पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाते थे। जैसे अशोक के बहुत सारे शिलालेखों में उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों का हमको उल्लेख मिलता है, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें, ठीक है। अभिलेखों में शासक की लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा होता था। तो जो ये अभिलेख होते थे ना, जो शासक लोग ये अभिलेखों को लिखवाते थे, इन अभिलेखों में राजाओं के विषय में जानकारी मिलती थी कि राजा कैसे उठ रहा है, बैठ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, कौन सी लड़ाई लड़ रहा है, कैसे जीत रहा है। तो उन सारी चीज़ों का उल्लेख आपको इन शिलालेखों में देखने को मिलता है। राजाओं से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं इन शिलालेखों में, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे, पुरातत्वविद की बात करेंगे। तो वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो पुरातत्वविद कहलाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन जो वस्तुएं होती हैं, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो पुरातत्वविद कहलाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि पुरातत्वविद का काम क्या होता है। तो पुरातत्वविद जो है ये प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो पुरातत्वविद कहलाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है। पुरातत्वविद जो है तो ये पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों आदि का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं और इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते पीते थे। कहने का मतलब ये है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, वो प्राचीन काल की चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब वो चाहे प्राचीन काल में पत्थर और ईंटों से बनी इमारत हो, या फिर प्राचीन काल में मानव के द्वारा इस्तेमाल किया रहे औजार हो, हथियार हो, बर्तन हो, आभूषण हो, या फिर मानव के द्वारा इस्तेमाल किया रहे सिक्के हों, या फिर प्राचीन काल में मानव के द्वारा बनाई गए चित्र या फिर मूर्तियाँ हों, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राचीन काल में जो जानवर, चिड़ियों और मछलियों की जो हड्डियाँ मिल रही हैं, तो उन सब चीज़ों का। तो प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राचीन काल में मानव के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या होता है, वो पुरातत्वविद कहलाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। और इससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमको अतीत के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, आरंभिक मानव की बात करेंगे, जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। अगर हम लोग प्रारंभिक मानव की बात करें तो जो प्रारंभिक मानव होता था वो क्या होता था, वो आखेटक होता था, मतलब शिकारी होता था, शिकार करता था और खाद्य संग्राहक और खाने की चीज़ों को इकट्ठा करने का काम करता था, ठीक है। जो आरंभिक मानव होता था वो क्या होता था, वो शिकारी था, आखेटक था और क्या करता था, और खाद्य संग्राहक था, खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करने का काम करता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आमतौर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव क्या करते थे, तो मानव मछलियाँ पकड़ते थे और चिड़ियों को पकड़ते थे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे आदि इकट्ठे करके उनको भी खाने का काम करते थे, ठीक है। मतलब प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करेंगे मानव सर्वाहारी था, ठीक है। साग सब्जी, फल फूल, पौधे, पत्तियाँ, ये सब तो खाता ही था। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो मछलियाँ और चिड़ियों को भी पकड़ करके खाने का काम करता था, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए करता था, ठीक है। तो मानव जो है प्राचीन काल में क्या कर रहा है, तो प्राचीन काल में पत्थर के औजारों का उपयोग कर रहा है। और ऐसा वो क्यों कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो मिट्टी को खोद सके, मिट्टी को खोद करके, जड़ों को खोद करके चीज़ों को प्राप्त कर सके, या फिर जानवरों को मारने के बाद उनकी खाल को उतार करके उनसे वस्त्र बनाने का काम कर सके। तो इसके लिए क्या करता था, तो इसके लिए वो पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, ठीक है। प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो लोग कहाँ पर, तो लोग गुफाओं में रहा करते थे। प्राचीन काल में लोग गुफाओं में रहा करते थे और क्योंकि उन्हें वहाँ पर बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी, ठीक है। गुफाओं में रहा करते थे क्योंकि गुफाओं में वे बारिश से, तेज धूप से या फिर गर्म हवाओं से वो बच सकते थे। इसलिए प्राचीन काल के मानव जो हैं वो गुफाओं में रहते थे। और ऐसी गुफाएं आपको कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी के पास मिली हैं, ठीक है। ओके, क्या हो रहा है, तो प्राचीन काल में जो मानव हैं वो गुफाओं में रहा करते थे ताकि वो बारिश से बच सकें, तेज धूप से बच सकें, गर्म हवाओं से बच सकें। और ऐसी गुफाएं हमको मध्य प्रदेश में कहाँ पर, नर्मदा नदी घाटी से मिल रही, ठीक है। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ से हमको औजार, बर्तन और इमारतों जैसी पुरानी जो है वस्तुओं के अवशेष मिले।
पुरा स्थल किसे कहते हैं? पुरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ से हमें प्राचीन काल में मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों, बर्तनों, इमारतों आदि की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो प्राचीन काल में मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो औजार हैं, बर्तन हैं या फिर जो भी साक्ष्य हैं, तो उनकी जो जानकारी जहाँ से जिस स्थल से हमको मिला प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग पुरा स्थल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मानव के विकास के क्रम की अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव के विकास के क्रम को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, क्या होगा? तो मानव के विकास के क्रम को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक का काल माना जाता है। और यह 2 शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर से बना है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव के इतिहास का सबसे लंबा काल कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? तो मानव के इतिहास का जो सबसे लंबा काल है वो कौन सा? तो वह है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानव के इतिहास का सबसे लंबा जो समय है वो कौन सा है? तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव क्या कर रहा है? तो मानव पूरी तरीके से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आखेटक है, शिकारी है और पाषाण पत्थर के औजारों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, मेजोलिथिक। आपसे पूछा जाता है मेजोलिथिक किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे मेजोलिथिक जो है तो ये मध्य पाषाण काल को कहते हैं। ठीक है, किसको? तो मध्य पाषाण काल को मेजोलिथिक कहते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या है? तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस समय लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर के 10,000 साल तक का माना जाता है। इस काल में पाषाण औजारों आमतौर पर छोटे होते थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल में जो मानव है वो क्या कर रहा है? वो छोटे औजारों का प्रयोग कर रहा है, इसीलिए इनको माइक्रोलिथ कहा गया है या फिर लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण काल में क्या हो रहा है? पूरा पाषाण काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव बड़े बड़े पत्थर के औजारों का प्रयोग कर रहा है। लेकिन मध्य पाषाण काल में अगर हम लोग बात करेंगे तब वो क्या कर रहा है? तो वो पत्थर के छोटे औजारों का प्रयोग कर रहा है और इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला जो है वो है नव पाषाण काल, नियोलिथिक। इस काल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस काल की जो शुरुआत है लगभग 10,000 पहले से होती है। इसे नव पाषाण काल कहा गया है। और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो क्या है? तो कुत्ता है। तो ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो याद रखिएगा, कुत्ते को। ठीक है, तो नव पाषाण काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव क्या कर रहा है? तो जंगली जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर रहा है और सबसे पहला जो पशु जो है पालतू बन रहा है वो क्या है? तो वो कुत्ता है। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को भी अपने घर में पालना शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत हो रही है कुत्ते से। हम मानव ने कुत्ते को सबसे पहले अपना पालतू पशु बनाया और फिर धीरे धीरे करके उसने बाकी जानवरों को भी पालना शुरू किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में अगर हम लोग बात करेंगे तो चतालयूर तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। तो कुछ क्षेत्र हैं जो फेमस हैं कुछ चीज़ों के लिए, जैसे लाल सागर से अगर हम लोग बात करेंगे तो लाल सागर से कौड़ियों का आयात निर्यात होता था। इसी तरीके से भूमध्य सागर से अगर हम लोग बात करेंगे तो सीपियों का जो है निर्यात किया जाता था। इसी तरीके से सीरिया से अगर हम लोग बात करेंगे तो चकमक पत्थर जो है ये जो है लाए जाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खेती और पशुपालन की बात करेंगे तो लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया क्या किया गया? तो देखो शुरुआत में क्या था? शुरुआत में अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव जो है वो घुमंतू था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करता था, खाना बदोश था। भोजन की तलाश में मानव जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमा फिरता करता था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे मानव ने जब
पालतू पशुओं को पालना शुरू किया और खेती करना शुरू किया, तो फिर क्या हो गया, तो उसको अब एक स्थान पर निवास करना पड़ा। ठीक है, मानव के अंदर क्या होगा, अस्थायी निवास करने की प्रवृत्ति आएगी, क्योंकि देखो अभी तक खाली पशुपालन करते थे तो अपने साथ पशुओं को लेकर के आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन जब खेती करना शुरू करेंगे तब वो आगे नहीं बढ़ सकते, अब उनको एक निश्चित समय तक एक निश्चित स्थान पर रहना ही पड़ेगा। तो खेती करने के साथ क्या होगा, मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए बुर्ज़होम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुर्ज़होम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बुर्ज़होम अगर हम लोग बात करेंगे तो बुर्ज़होम जो है ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। और यहाँ के लोग क्या करते थे, तो गड्ढा बना करके, घरों के नीचे गड्ढा बना करके निवास करते थे, जिन्हें गर्त आवास कहा जाता था, जिसे हम लोग अंडरग्राउंड कहते हैं ना। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बुर्ज़होम की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, तो यहाँ से घरों के नीचे गड्ढे बना करके, गर्त आवास जिसे कह रहे हैं, तो गड्ढे बना करके निवास करते थे। और इनमें उतरने के लिए क्या होती है, सीढ़ियाँ होती थी। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि गर्त आवास कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे बुर्ज़होम से प्राप्त हो रहे हैं। और बुर्ज़होम कहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप कहोगे जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, कहाँ से, तो जम्मू एंड कश्मीर में बुर्ज़होम हमको प्राप्त हो रहा है, जहाँ के लोग क्या करते थे, तो घरों के नीचे गड्ढे बना करके, गर्त आवास बना करके निवास करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे उन्हें क्या होता था, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ठीक है, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी में प्रयोग होने वाले रंगों को लौह अयस्क और चारकोल से तैयार किया जाता था। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन काल में रंगों को कैसे तैयार करते थे, जो रंग होते थे, जो चित्र बनाते थे, उन चित्रों में जो रंगों का प्रयोग होता था, तो रंगों को कैसे बनाते थे, तो लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से रंगों को बनाने का काम किया जाता था। याद रखिएगा। ठीक है, फ्रांस में अगर हम लोग बात करेंगे तो गुफा की खोज की गई है, जिसमें चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। और इन चित्रों को रंगने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे या बनाने के लिए क्या किया गया है, तो लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से रंगों को बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता नगर जो है ये पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगर खोजे गए हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे नगर खोजे गए हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया। ठीक है, इसके अलावा धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, सुरकोटड़ा हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं। और ये जो स्थल है ना, ये अलग अलग प्रांतों से आपको देखने को मिल रहा है। कुछ स्थल ऐसे हैं जो पंजाब में देखने को मिल रहे हैं, जैसे हड़प्पा पंजाब में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंध में है। लोथल और धौलावीरा अगर हम लोग बात करेंगे, रंगपुर बात करेंगे तो ये सब गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगा की बात करेंगे तो ये राजस्थान में है। बनावली की राखीगढ़ी की बात करेंगे हरियाणा में है। रोपड़ की बात करेंगे तो ये पंजाब में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल हमको देखने को मिल रहे हैं, और ये अलग अलग प्रांतों में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे, कुछ आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, कुछ आपको पंजाब में, कुछ आपको सिंध में। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, आपको ऑप्शन दे करके पूछ लिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन राज्यों में है, और राज्यों का नाम आपको दे दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ कहाँ पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमको पंजाब में देखने को मिल रहा है, सिंध में देखने को मिल रहा है, गुजरात में देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रहा है। तो इन सभी राज्यों में हमको सिंधु घाटी सभ्यता के जो है नगर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेकों अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर मिले हैं वहाँ से हमको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से हमें पत्थर के बाँट मिले हैं, मोहरें मिली हैं, मनके मिले हैं, और तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से थी, ये सारी चीज़ें हमको हड़प्पा सभ्यता से मिल रही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ऊंचाई वाला भाग है उसको नगर दुर्ग कहा गया। ठीक है, क्या किया गया, तो हड़प्पा सभ्यता में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक हिस्सा काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है जिसको नगर दुर्ग कहा गया है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो निचले हिस्से पर है जिसको निचला नगर कहा गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो नगर जो है वो दो भागों में विभाजित है। एक भाग जो है वो ऊंचाई वाले हिस्से पर है जिसको नगर दुर्ग कहा गया, और दूसरा हिस्सा जो है वो निचले हिस्से पर है जिसको निचला नगर कहा गया। ठीक है, और जो दोनों हिस्से हैं ना, दोनों हिस्सों को चार दीवारी से, पक्की ईंटों से बनाई गई चार दीवारी से घेरा गया। ठीक है, क्या किया गया, तो दोनों अगर हम लोग बात करेंगे, चाहे नगर दुर्ग हो या फिर निचला नगर हो,
दोनों को ही क्या किया गया, तो पक्की ईंटों से बनाई गई बाउंड्री से, चार दीवारी से घेरा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से अगर हम लोग बात करेंगे, डायरेक्ट आपसे प्रश्न बनता है कि मोहनजोदड़ो से हमको क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो से हमको विशाल स्नानागार, महान स्नानागार मिलता है। ठीक है, क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो से हमको विशाल स्नानागार मिलता है। यहाँ से देखो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की हम लोग क्लास 6 की बुक को कवर कर रहे हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके टेट, सीटेट, एस्टेट के एग्जाम में बनते हैं। आपको पता है हम लोग जो बेस लेकर के चल रहे हैं वो किसको, एनसीईआरटी को लेकर के चल रहे हैं। और आजकल जितनी भी परीक्षाएं होती हैं ना, उनका बेस भी एनसीईआरटी होता है। तो जितनी चीज़ों को आप लोगों को बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा क्या फालतू सालतू चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो फालतू सालतू चीज़ें ना, यही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनते चलिए। ठीक है, आगे भी आपको और भी बेहतर तैयारी करनी है, बहुत बेहतर तैयारी करनी है, और उसके लिए आपको एनसीईआरटी बेस को तैयार करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों की अगर हम लोग बात कर लें। ठीक है, कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों की अगर हम लोग बात कर लेंगे, तो कालीबंगा और लोथल से हमको क्या हो रहा है, तो कालीबंगा और लोथल से हमको अग्निकुंड के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, किसके, अग्निकुंड के साक्ष्य मिल रहे हैं, और जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, तो वो यज्ञ किया करते रहे होंगे, तभी अग्निकुंड के हमको साक्ष्य मिल रहा है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि अग्निकुंड के साक्ष्य आपको कहाँ से, तो कालीबंगा और लोथल से हमको अग्निकुंड के साक्ष्य मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमको बड़े बड़े भंडार मिल रहे हैं, अन्न रखने के लिए अनाज गृह मिल रहे हैं, बड़े बड़े अन्न भंडार भी मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ से, तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और लोथल से हमको बड़े बड़े अन्न भंडार भी मिल रहे हैं। ठीक है, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती प्रारंभ हुई है। ठीक है, तो अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार सबसे पहले जो खेती प्रारंभ हो रही है, एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो जो सबसे पहले खेती प्रारंभ हो रही है वो कहाँ पर, तो मेहरगढ़ में कपास की खेती प्रारंभ हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, कपास की खेती अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो 7000 साल पहले कहाँ पर, मेहरगढ़ में हो रही है। ठीक है, नगरों का जो आरंभ है ये कब हो रहा है, तो लगभग 4700 वर्ष पहले। ठीक है, देखो डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न, आपसे ये वर्ष पूछा जाएगा, याद रखिएगा। एनसीईआरटी अगर हम लोग सीटेट की बात करेंगे या फिर टेट एस्टेट की बात करेंगे, तो डायरेक्ट आपसे क्या होता है, डायरेक्ट आपसे वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, तो 7000 साल पहले क्या हो रहा है, मेहरगढ़ में कपास की खेती की शुरुआत हो रही है। नगरों का जो आरंभ है लगभग 4700 साल पहले हो रहा है। हड़प्पा के नगरों के अंत की अगर हम लोग बात करेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, तो उसके नगरों की जो अंत है वो लगभग 3900 साल पहले हो रही है। और अन्य नगरों की अगर हम लोग बात करेंगे, तो जो गंगा नदी घाटी में जो नगर हैं, जैसे आपका बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, इस तरीके के जो अन्य नगर हैं, अन्य नगरों का जो विकास है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हो रहा है। ठीक है, कितने, तो 2500 वर्ष पूर्व हो रहा है। तो ये सारे वर्ष आप याद रखेंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कच्चे माल की खोज, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं तो वो विभिन्न वस्तुओं को कहाँ से आयात निर्यात किया करते थे। तो याद रखिएगा, तांबे का जो आयात होता था वो कहाँ से, तो वो राजस्थान से होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो तांबे का प्रयोग करते थे उसे राजस्थान से मंगाया जाता था। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। ठीक है, ओमान की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, तांबे को मंगाया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन, अगर हम लोग कांसा की बात करेंगे, कांसा क्या है, तो ये एक मिश्र धातु है, और तांबा और टिन को मिला करके जो है क्या होता था, कांसे को बनाया जाता था। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया। ठीक है, कांसा जो है, कांसा किसको मिलाकर बनाते हैं, पीतल किसों को मिला करके बनाते हैं, गन मेटल किसको मिला करके बनाते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये सब मिश्र धातु हैं। तो कांसा एक मिश्र धातु है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग तांबा, कॉपर और क्या करते हैं, और टिन को मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, तो तांबा और टिन को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, तो कांसे को बनाने का काम करते हैं। ओमान से और राजस्थान से तांबे का आयात किया जाता था। आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से अगर हम लोग बात करेंगे तो जो टिन है, तो ये क्या हो रहा था, तो टिन को आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। ठीक है, तांबे को कहाँ से, तो तांबे को राजस्थान से, तांबे को राजस्थान और ओमान से मंगाया जाता था। साथ ही साथ टिन जो कि एक मिश्र धातु है, जिसे तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता था। कांसा जो है एक मिश्र धातु है,
सॉरी कांसा जो है ये एक मिश्र धातु है, और कांसा जो है ये तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता था। तो ये जो टिन है ये कहाँ से थी? ये आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सोने की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में सोना जो है, तो सोना जो है वो कहाँ से? तो आधुनिक कर्नाटक से। और बहुमूल्य जो पत्थर होते थे उनको गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा गया, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्थान से क्या मंगाते थे, या फिर तांबे का आयात कहाँ से करते थे, टिन का आयात कहाँ से करते थे। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। या तो फिर एक तरफ क्या कर देगा, एक तरफ आपको तांबा दे देगा, आपको टिन दे देगा, आपको बहुमूल्य पत्थर दे देगा, ठीक है, क्या कर देगा, आपको बहुमूल्य पत्थर दे देगा, और सामने की तरफ आपको क्या कर देगा, स्थानों के नाम दे देगा, और आपको मिलान करने को दे देगा कि मिलान करो भाई कहाँ से कौन सी चीज़ें मंगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से कौन सी वस्तुओं का आयात और निर्यात कर रहे हैं, ठीक है। सभ्यता के अंत की बात करें तो कुछ विद्वानों का कहना है कि जो सिंधु नदी है वो सूख गई थी, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सूख गई थी, जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया, जिसकी वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। तो वहीं कुछ का कहना है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान जो हैं, तो घास वाले जो मैदान हैं तो वो समाप्त हो गए, जिसकी वजह से ये सभ्यता जो है इस सभ्यता का अंत हो गया। तो वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु नदी वाले क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया था। बहुत सारे कारण बताए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। कुछ लोगों का कहना है नदियाँ सूख गई, कुछ लोग का कह रहा है नदियों में बाढ़ आ गई, कुछ लोगों का कह रहा है जंगलों का विनाश हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं घास के मैदान समाप्त हो गए, जिसकी वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। कारण बहुत सारे मिलते हैं अब, लेकिन स्पष्ट कारण की जानकारी नहीं है। स्पष्ट हमें कारण की जानकारी नहीं कि कौन सा एक कारण है जिसकी वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया, ठीक है। हालांकि कारण बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन कौन सा एक कारण सही है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, ठीक है। तो अगर जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बाढ़ की वजह से या नदियों के सूखने की वजह से सभ्यता का अंत हुआ, तो कुछ ही जगहों पर बाढ़ आई होगी, ऐसा नहीं होगा कि सारी जगहों पर बाढ़ आ गई हो। तो कुछ ही क्षेत्रों में बाढ़ आई होगी, तो ऐसे में पूरी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है, और ये भी थोड़ा सा क्या है, तो ये इस पर थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा संदेह है, कंफर्म नहीं है किस तरीके से सभ्यता का अंत हुआ है। हालांकि अलग अलग विद्वान अपने अलग अलग विचार को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। फ्रेयंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो पत्थर और शंख जो है ये प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्रेयंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या फिर हल्के समुद्री हुआ करते थे, ठीक है। चलो, तो अभी आज की क्लास में हम लोग इतनी सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। एक बार फटाफट से फिर से देख लो सारी चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे ये जो इंडिया या इंडस जो शब्द है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपसे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेंगे तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये एक तो ये जो इंडिया या इंडस शब्द है जो ईरानियों और यूनानियों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तो यहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है कि इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे तो मनुस्क्रिप्ट पर जो पांडुलिपियाँ, इनको आपको ध्यान रखना है कि पांडुलिपियाँ किसे कहते हैं, पांडुलिपियों को सुरक्षित कहाँ पर रखा जाता था, आम बोलचाल की जो भाषा है वो क्या है। इसके अलावा अभिलेखों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अभिलेख क्या होते थे इनको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो जो पुरातत्वविद होते हैं उनका कार्य क्या होता है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है, यहाँ से भी आपके प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से आपके प्रश्न बन चुका है प्रारंभिक मानव का स्वरूप पूछा जा चुका है, तो क्या होगा, तो आखेटक और खाद्य संग्राहक प्रारंभिक मानव का स्वरूप है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मेजोलिथिक से प्रश्न बन चुका है कि मेजोलिथिक किसे कहते हैं, तो मेजोलिथिक जो है ये मध्य पाषाण को कहते हैं, तो याद रखिएगा माइक्रोलिथिक या फिर मेजोलिथिक अगर हम लोग बात करें, ठीक है। साथ ही साथ पहला पालतू पशु जो है तो कुत्ता है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, मानव ने सबसे पहले किस पशु का प्रयोग किया है, ठीक है। इसके अलावा बुर्ज होम से प्रश्न बन चुका है, गर्त आवास के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो महान स्नानागार हो गया, ठीक है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का किन किन नगरों में विस्तार है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, तो इस तरीके के प्रश्न आपसे यहाँ पर बन चुके हैं,
चित्रकारी के लिए रंगों का प्रयोग किस तरीके से होता था, ये प्रश्न भी आपका बन चुका है। कालीबंगा और जो लोथल है, तो यहाँ से जो साक्ष्य मिल रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी आपसे, साथ ही साथ ये तीनों डेट आपको याद रखनी, ये जो चारों डेट है ना, ये चारों डेट आपको याद रखनी है। आपसे डायरेक्ट इस तरीके का प्रश्न बनेगा, एक तरफ आपको 7000 साल दे देगा, 1000, एक तरफ आपको 4700, 3900, 2500 दे देगा, और दूसरी तरफ आपको दे देगा कपास की खेती, नगरों का आरंभ, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का अंत, या फिर अन्य नगरों का विकास। इस तरीके से दे करके आपको क्या कर देगा, चीज़ों को मिलान करने को दे देगा। तो जिन चीज़ों को आप बहुत आसान समझ रहे हो ना, उनको अगर आप नहीं ध्यान दोगे ना तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ होती है, यहाँ पर भी आपको मिलान वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि तांबे का आयात क्या होता था, या फिर बाकी चीज़ों की बात कर लेगा कि बाकी चीज़ों को हम लोग कहाँ से किस तरीके से मंगाते थे। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्लास 6 की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को हम लोग, हिस्ट्री के पहले चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी बेस को बना करके कवर कर रहे हैं, और चीज़ों को 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे ना तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएगी। और ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये जो क्लास है सिर्फ सीटेट के लिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं या फिर यहाँ पर जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आपके सीटेट के एग्जाम में जो है काम आएंगी। आप याद रखेंगे, आपकी ये जो सारी चीज़ें हैं ना जिनको हम लोग एनसीईआरटी बेस बना करके चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके सीटेट के, एसटेट के, बिहार टेट के और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के काम आएंगी। अभी आप देखोगे जो बिहार राज्य सरकार जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं करा रही है, या फिर जो योग्यता परीक्षा करा रही है, या फिर जो बिहार टेट करा रही है, तो उसमें आप देखोगे वो पूरी तरीके से बिहार राज्य सरकार की जो राज्य सरकार की जो किताबें हैं और जो एनसीईआरटी है, इन्हीं को बेस बना करके लेके चल रही है, इन्हीं से सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी से आप अपनी तैयारी बनाए रखेंगे तभी आगे चल करके कुछ बेहतर हो सकता है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।